नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 9 नवंबर 2021 के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट सर, वही बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट। ओके, चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट करें, तो साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों में भी इस अवेयरनेस को फैलाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए वीर नामक रुपे नेटवर्क पर अपने कार्ड लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ भागीदारी की है? एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक? तो जो वीर नामक रुपे कार्ड लॉन्च करा है एनपीसीआई के साथ भागीदारी करके, वो करा है कोटक महिंद्रा बैंक ने। देखो सर, क्या था, कोटक महिंद्रा बैंक सब पहले सिर्फ वीजा और मास्टर कार्ड, यही दो कार्ड लॉन्च किया था। अभी ये जो भारतीय सशस्त्र बल है यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनके लिए वीर नामक रुपे कार्ड लॉन्च कर रहा है। ओके, देखो क्या है, आज इस रुपे कार्ड पे क्या होगा, कई सारे ऑफर, कैशबैक वगैरह, कई सारी फैसिलिटी दी जाएंगी। सिर्फ सशस्त्र सीमा बलों के लिए लॉन्च हुआ है। दो कैटेगरी में इसको लॉन्च करा है। एक लॉन्च करा है सर कोटक रुपे वीर प्लेटिनम, और एक लॉन्च करा है सर कोटक रुपे वीर सेलेक्ट। ओके, दो तरीके का कार्ड इन्होंने लॉन्च करा है, कोटक रुपे वीर प्लेटिनम और कोटक रुपे वीर सेलेक्ट। ओके, हम देखें सर, तो अभी ट्रेंड में चल रहा है। कई सारे बैंक के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं सेना के, या गवर्नमेंट्स के जो सेना के मेंबर हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ कार्ड वगैरह, कोई बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें लॉन्च कर रही हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम बात करें तो एसबीआई ने नेवी के लिए एक नैव ई कार्ड लॉन्च करा था। ये किसने करा था? ये करा था एसबीआई ने। और साथ ही साथ शौर्य केजीसी कार्ड, शौर्य केजीसी कार्ड ये लॉन्च करा था एचडीएफसी ने। ये तीनों सेनाओं के लिए लॉन्च करा था। और देखें तो बंधन बैंक ने शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च करा था, बंधन बैंक ने। ओके, नेक्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लघु मध्यम उद्यमों को सूचीबद्ध करने के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या छत्तीसगढ़? तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, लघु मध्यम उद्योग यानी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनको सूचीबद्ध यानी लिस्ट करने के लिए, ताकि मतलब कह सकते हो आईपीओ लाने के लिए। जैसे अभी आप देख रहे हो पेटीएम का आईपीओ आया हुआ है, और भी कई सारी कंपनियों, नायका का आईपीओ आ रखा था। ठीक है, तो और भी इन सारी कंपनियों जैसे आईपीओ लाने के लिए, मतलब पैसा इकट्ठा करने के लिए, सूचीबद्ध करने के लिए, लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकें, इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि इन्वेस्ट करें लोग इस कंपनी में, कंपनी बढ़े, व्यापार उसका बढ़े और ज़्यादा कंपनी को पैसा मिले, लोगों का इन्वेस्टमेंट आए। इन सब चीज़ों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए इसने छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा है। ओके, किसमें करा है सर? छत्तीसगढ़ में। बात हो रही छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? यह है भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। ओके, छत्तीसगढ़ में अभी एक योजना लॉन्च हुई थी, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिसिन स्टोर। ये लॉन्च करा है छत्तीसगढ़ ने। जैसा हम जानते हैं सर, धन्वंतरी क्या थे? एक चिकित्सक थे, और धन्वंतरी के जो जन्मदिन होता है, इसको हम मनाते हैं धनतेरस के दिन में। पहले की वीडियो में हमने इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं हम, धनतेरस के रूप में। और इसी दिन, जिस दिन धनतेरस होता है, हम मनाते हैं नेशनल आयुर्वेदा डे, नेशनल आयुर्वेद दिवस। ओके, धनतेरस वाले दिन। ठीक, अभी देखिए इसी के साथ तो छत्तीसगढ़ ने दो योजना लॉन्च करा है बेसिकली, एक ही नाम, राजीव गांधी के नाम पे। क्या लॉन्च करा है सर? राजीव गांधी ग्रामीण मजदूर न्याय योजना, जिसके तहत किसानों को
9,000 रुपये सालाना दिया जाएगा अगर फसल वगैरह बर्बाद होता है तो। दूसरा करा है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। इसके तहत जो भूमिहीन किसान है, मतलब जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं मजदूर, उनको 6,000 रुपया सालाना दिया जाएगा, 6,000। ओके, साथ ही साथ देखें तो दो तीन मंदिर हैं छत्तीसगढ़ में जो पूछा जाता है, जैसे माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर, माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर। एक पूछा जाता है भोरम देव टेम्पल, भोरम देव मंदिर। एक पूछा जाता है दंतेश्वरी देवी मंदिर। ओके, अभी देखें तो छत्तीसगढ़ ने एक योजना लॉन्च करा है, महतारी दुलार योजना, महतारी दुलार योजना, जिसके तहत जो बच्चे हैं जिसने कोविड में अपने माता पिता को खो दिया है, उसका केयर टेकिंग अब छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट करेगी। ओके, छत्तीसगढ़ के रायपुर में ही एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ है। कौन सा? इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क, ये हुआ है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ओके, चलिए, हाल ही में कौन सी कंपनी अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में शामिल होने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है? टाटा AIA बीमा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, या इनमें से कोई नहीं? तो जी अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में शामिल हुई है। देखो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क क्या होता है, ये एक तरीके से ये जो कंपनियां होंगी NBFC AA होंगी, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होंगी। ओके, NBFC AA इनको बोला जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये क्या करते हैं ना, आपके पर्सनल डाटा को मैनेज करते हैं। जो पर्सनल डाटा होता है, पर्सनल डाटा इसको मैनेज करती है। पर्सनल डाटा जैसे मान लो आपने कितना लोन लिया है, अगर लोन लिया है तो उसको कितने दिन में चुकाया है, और आपके ऊपर कितना डेप्ट है, कितनी आपकी सैलरी है तो कितना आपने इनकम टैक्स पेड किया है, मतलब आपकी फाइनेंशियल सारी इंफॉर्मेशन इन डाटा कंपनियों के पास होता है। अब मान लो जैसे आपको लोन लेना है, ठीक है, किसी बैंक से आपको लोन लेना है, तो आप क्या करोगे? अब बैंक आप क्या करेगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगा, अब इन्हीं डाटा कंपनियों आपके परमिशन लेके इन डाटा कंपनियों में एक्सेस कर जाएगा, आपकी सारी जानकारी उसके पास होंगी, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं होगी, यही एक्सेस से वो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लेगा। ओके, तो इसके साथ जो पहली जीवन बीमा कंपनी है जो इसमें शामिल हुई है वो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ओके, कौन सी है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ये लोन तो मैं ऐसे एग्जांपल कह रहा हूँ, ऐसे हजारों वर्क हैं, अगर आपको है तो वो डाटा यहीं से लेगा, आपको कोई पेपर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया है? चेन्नई, कोच्चि, भावनगर या कोलकाता? तो देखो सर क्या हुआ है, अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के दौरे पे गए थे भावनगर, गुजरात में है सर, भावनगर गुजरात। वहां पे 1088 घर जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो 1088 घर थे, बन के तैयार थे, उनकी चाबी घर के जिसका घर था उसको सौंपा है इन्होंने। तो क्या होगा? भावनगर में। ओके, अगर भावनगर की बात करें तो भावनगर में ही एक संत हैं मुरारी बापू, इनका आश्रम भी है, श्री चित्रकूट धाम बोलते हैं सर उसको, श्री चित्रकूट धाम, यहां भी गए थे राष्ट्रपति। ओके, देखो सर अभी हम भावनगर में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हब बना रहे हैं। कंटेनर हब यानी क्या चीज? जो कंटेनर होता है, जो शिप वगैरह पे लोड होता है, उस कंटेनर का निर्माण होगा बड़े पैमाने पे। ओके, अगला, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा नवीनतम प्रतिष्ठा रैंकिंग में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान कौन सा है? भारतीय विज्ञान संस्थान, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या IIT बॉम्बे? तो बेसिकली हम कह सकते हैं सर हायर एजुकेशन टाइम्स के मतलब सबसे बेस्ट कॉलेज, बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रही भारत की टाइम्स के हिसाब से, तो ये हर साल निकालता है सर टाइम्स। ये जो टाइम्स है ना,
ये लंदन में से वर्क करता है सर। एक मैगजीन है इनकी, मैगजीन है, हर साल निकालता है सर सूची इसकी। ओके, ब्रिटेन बेस्ड मैगजीन है। देखो सर, तो इसमें टॉप पे रहा हमारा IISc बेंगलोर, यानी भारतीय विज्ञान संस्थान, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसको ऐसे लिख दो IISc बेंगलोर। ओके, ये रहा सर सबसे टॉप यूनिवर्सिटी, अब सबसे टॉप है अपने यहाँ। ओके, टॉप पे रही इसमें, ये तो इंडिया में हो गई। ये 91 से 100 की सूची में थी, 91 से 100 नंबर की जो टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड निकला है उसमें 91 से 100 नंबर के बीच में थी अपनी IISc, और भारत में पहले स्थान पे थी। ओके, अगर देखो तो दुनिया में पहले स्थान पे, नहीं वर्ल्ड टॉप पे कौन सी थी, तो वो है थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पे रही MIT। MIT है सर अमेरिका में। तीसरे स्थान पे रही इसमें ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, भारत में रहा IISc, यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में है ये रहा भारत में टॉप पे। ओके, नेक्स्ट, उत्तर भारत में पहला और सबसे बड़ा पालमेटम हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला गया है। ओके, उत्तराखंड, केरल, गुजरात या असम। तो सबसे बड़ा पालमेटम खोला गया उत्तराखंड में। देखो पालमेटम क्या होता है, पालमेटम ये होता है जहां पे पाम के पेड़ लगाए जाते हैं, पाम यानी कि खजूर। ओके, जहां खजूर के पेड़ लगाए जाते हैं, तो सबसे बड़ा पालमेटम खुला है उत्तराखंड में। बेसिकली उत्तराखंड के कहां पे ये खुला है सर, हल्द्वानी। हल्द्वानी ये पड़ता है नैनीताल में, नैनीताल में। ओके, यहां खुला है सर उत्तराखंड में सबसे बड़ा पालमेटम। देखो एक ये क्या है, खजूर है, पाम है, जहां पाम लगता है यानी पालमेटम होता है वो। देखो एक उत्तराखंड में एक विशेष प्रकार का पाम पाया जाता है जिसे बोलते हो आप कुमाऊं पाम, यानी कुमाऊं खजूर। इसका साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है सर, काफी न्यूज में रहा है। इसका साइंटिफिक नेम है टैकिकार्पस टकिल। ओके, साइंटिफिक नेम है टैकिकार्पस टकिल, या फिर इसको टकिल पाम के नाम से बोला जाता है, टकिल पाम। तो ये तीनों चीजें याद रखो, तीनों एक ही है, चाहे कुमाऊं पाम बोलो या टैकिकार्पस टकिल बोलो या टकिल पाम। ओके, तीनों बात एक ही है। अगला, हाल ही में अपनाया गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2601 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सशस्त्र संघर्ष और शिक्षा का अधिकार, अंतरिक्ष सैन्यकरण, यूनिवर्सल कोविड टीकाकरण, सैन्य शासन समाप्त करना और लोकतंत्र बहाल करना। तो देखो सर, इसको बोलते हो रिजोल्यूशन। ये जो रिजोल्यूशन 2601 है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, रिजोल्यूशन 2601, ये है सर सशस्त्र संघर्ष और शिक्षा के अधिकार से संबंधित। बेसिकली देखो क्या हुआ है, जिस आजकल देख रहे हो युद्ध का माहौल है, कई सारे देशों में अंतरिम लड़ाइयां चल रही हैं सर। जैसे अफगानिस्तान को ले लो, अफगानिस्तान है सर, सूडान अभी देखा है सैन्य तख्ता पलट हुआ है, तो ये सारी चीजें हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, इसका एम ये है रेजोल्यूशन 2601 का, जो बच्चों को शिक्षा है ना उस पर असर न पड़े, यानी स्कूल्स को बचाना है। ओके, जो स्कूल है उसको बचाना है, बच्चों की शिक्षा को बचाना है, बच्चों को बचाना है। ये पास हुआ है रिजोल्यूशन 2601 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। ओके, बेसिकली किस पे ध्यान दिया गया है, एजुकेशन किसका, बच्चों का, चाइल्ड एजुकेशन। ओके, बच्चों को बचाना है, बच्चों की शिक्षा को बचाना है, तो इसके लिए पास हुआ है रिजोल्यूशन 2601। देखो संयुक्त राष्ट्र की बात करोगे तो संयुक्त राष्ट्र में टोटल 15 मेंबर है यूएनएससी में। ठीक है, इसमें 5 अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई होते हैं। तो अस्थाई कौन कौन से हैं, अस्थाई हैं फ्रांस, अमेरिका, चाइना, रशिया और ब्रिटेन। ओके, 10 अस्थाई कौन कौन से हैं, तो 2 अस्थाई तो बदलते रहते हैं। अस्थाई में 2 साल के लिए भारत नियुक्त हुआ है। कब के लिए, जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक भारत इसका मेंबर रहेगा, और साथ साथ में इसकी अध्यक्षता भी भारत 2 बार करेगा। एक बार तो अभी किया है सर इसने, अगस्त 2021 में भारत ही इसका अध्यक्ष रहा, अध्यक्षता करा था। अब नंबर आएगा दिसंबर 2022 में भारत इसका अध्यक्ष होगा। ओके, नेक्स्ट, कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंध प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है। चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस, सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस, चेन्नई सेंट्रल KSR बेंगलुरु शताब्दी एक्सप्रेस,
काचीगुड़ा विशाखापट्टनम काचीगुड़ा एक्सप्रेस। ओके, देखो सर, बात हो रही है एकीकृत प्रबंधन प्रणाली, यानी इसको बोलते हो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम यानी आईएमएस, यानी कि ट्रेनों को आईएमएस सर्टिफाइड किया जाता है, आईएमएस प्रमाणित किया जाता है, आईएमएस का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो अभी आईएमएस सर्टिफाइड ट्रेन कौन सी बनी है, वही पूछ रहा है, किसकी? दक्षिण रेलवे की पहली। ओके, देखो आईएमएस सर्टिफिकेट मिलना ट्रेनों को इतना आसान काम नहीं होता है। आईएमएस सर्टिफिकेट मिलने में कई सारे मानदंडों को पूरा करना होता है। जैसे मान लो पर्यावरण प्रबंधन, कुछ एक देखते हैं पर्यावरण प्रबंधन का, जैसे ट्रेन अगर चल रही है तो उससे पर्यावरण दूषित ना हो। ओके, तो पर्यावरण प्रबंधन का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा, जो उसमें काम कर रहे हैं कर्मी, जो जितने भी उस ट्रेन में काम करने वाले रेलवे के कर्मचारी हैं, उनके स्वास्थ्य की और सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, अच्छी जिम्मेदारी होनी चाहिए और ए लेवल की व्यवस्था होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होनी चाहिए, एनर्जी मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होना चाहिए। ये सारी चीजें करके, यानी ये सारी चीजें होती है, ऐसी कई सारी चीजें, जब ये होती है तब जाके किसी ट्रेन को आईएमएस सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, तो अभी दक्षिण रेलवे की जो पहली ट्रेन है जिसको आईएमएस सर्टिफिकेट मिला है, वो मिला है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस को। ओके, चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस को। दक्षिण रेलवे, तो दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो है चेन्नई में। टोटल 18 जोन है सर, 18 जोन है टोटल रेलवे के, उसमें से एक जोन है दक्षिण रेलवे। ओके, अच्छा, ये तो बात हो गई सर दक्षिण रेलवे की। अच्छा, भारत की पहली ट्रेन कौन है जिसे आईएमएस सर्टिफिकेट मिला था? तो वो मिला था सर दिल्ली भोपाल एक्सप्रेस को। दिल्ली भोपाल एक्सप्रेस को पहली आईएमएस सर्टिफिकेट मिला था इसको। ओके, ये दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से चल के भोपाल के हबीबगंज तक जाती है। इसको हजरत निजामुद्दीन हबीबगंज एक्सप्रेस भी बोलते हो सर। तो ये मिला था इसको पहला आईएमएस सर्टिफिकेट भारत का। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किसे ब्रुनेई में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आलोक अमिताभ डिमरी, सुजान और चिनॉय, सुरेश के रेड्डी या सुदर्शनी त्रिपाठी। तो अभी ब्रुनेई में भारत के जो उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं आलोक अमिताभ डिमरी। इससे पहले ये किर्गिस्तान में थे। ओके, अब ये ब्रुनेई में उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। ठीक है, जो ब्रुनेई के सुल्तान है, इनका नाम क्या है? ब्रुनेई में सुल्तान है तो उनका नाम है सुल्तान हसनल बोलकैया। हसनल बोलकैया। ओके, ब्रुनेई की कैपिटल कहाँ है? ब्रुनेई की कैपिटल है बंदर शेरी बगवान। बंदर, ये कैपिटल है सर, राजधानी बंदर शेरी बगवान। ओके, ब्रुनेई में अभी ईस्ट एशिया समिट हुआ था। ईस्ट एशिया समिट हुआ था। साथ ही साथ जो एशियान समिट है, एशियान समिट 2021, ये भी ब्रुनेई में ही हुआ था। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? देहरादून, वाराणसी, मेरठ या लखनऊ? तो जो हुनर हाट है इसका 30वें संस्करण का उद्घाटन हुआ है सर देहरादून में। ओके, देखो सर, अभी जो हुनर हाट हो रहा है ना, इसमें एक जो सबसे आकर्षक चीज है वो है विश्वकर्मा वाटिका। विश्वकर्मा वाटिका, ठीक है। विश्वकर्मा भगवान को भगवान माना जाता है हिंदू धर्म में। विश्वकर्मा भगवान माना जाता है पूरी दुनिया को इन्होंने ही बसाया था। ओके, कारीगरी करी थी इन्होंने ही, ठीक है। तो सबसे पहले विश्वकर्मा वाटिका कहाँ लगा? तो ये लगा यूपी के रामपुर में। ओके, ये जो हुनर हाट है ये आयोजन कौन कराता है? ये कराता है अल्पसंख्यक मंत्रालय, और अभी अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। ओके, बेसिकली इसका थीम है ना, जो इस हुनर हाट का थीम है वो है वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल। ओके, नेक्स्ट, पीएमएफएमई योजना के तहत शुरू की गई बेकरी उत्पाद श्रेणी में निम्नलिखित में से पहला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सा है? मुंबई बेक्स, पुणे बेक्स, जयपुर बेक्स या दिल्ली बेक्स?
ओके देखो सर, इसके लिए पहले आपको पीएमएफएमई योजना समझना पड़ेगा। ओके ये पीएमएफएमई स्कीम क्या है? इस स्कीम के तहत मान लो किसान गेहूं उगाता है, किसान ने गेहूं उगाया, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं गेहूं का। मान लो किसान ने गेहूं उगाया, ठीक है, इसका उसका रेट भी नहीं मिल पाता, इसका दाम भी नहीं मिल पाता, तो इस स्कीम के तहत, जैसे दिल्ली बेक्स है, ठीक है, दिल्ली बेक्स स्कीम है ये, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो जैसे मान लो दिल्ली बेक्स स्कीम के तहत, दिल्ली बेक्स स्कीम के तहत अब क्या करेगी, ये जो गेहूं है इसका कुछ प्रोडक्ट बना के बेचना होगा, यानी कि जो पूरा गेहूं है वो गवर्नमेंट लेगी या फिर कोई इंडस्ट्री लेगी, ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट बनाएगी और उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेगी दिल्ली बेक्स के नाम से। ओके अब वो प्रोडक्ट का ब्रांड क्या होगा? दिल्ली बेक्स, ठीक है। मान लो जैसे इसका रस्क, अभी देखो तो एक रस्क बना हुआ है, होल व्हीट रस्क, दिल्ली बेक्स का, आप मार्केट में निकलोगे तो आपको मिल जाएगा होल व्हीट रस्क, 260 ग्राम का है सर, 60 रुपए में, ठीक है। तो होल व्हीट रस्क, इस गेहूं का रस्क बना के बेचा और इसका जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ भाग किसानों को भी जाएगा, मतलब जो यहाँ किसान को रेट नहीं मिल रहा था उससे बेहतर रेट यहाँ पे किसान को मिलेगा। बात समझ आई? बेसिकली फूड प्रोसेसिंग का काम है, मतलब जो किसान का गेहूं है, चावल है, जो उसकी उपज है उसको प्रोसेसिंग करके कुछ दूसरा बना के बेचो, ठीक है, सीधा गेहूं बेचने के बजाय कुछ प्रोसेसिंग करके कुछ नया प्रोडक्ट बना के बेचो, ठीक है। इसके तहत अगर हम देखें तो 2020-21 से लेके 2024-25 तक गवर्नमेंट टोटल 10,000 करोड़ रुपए लगाएगी, 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट टोटल लगाएगी। ओके देखो एफएमई को समझो, पीएमएफएमई को समझो, जैसे पीएम तो प्रधानमंत्री, इसको छोड़ दो, एफएमई को पकड़ो। एफएमई क्या है? फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2021 एचपीई ग्रीनले इकोसिस्टम पार्टनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? इन्फोसिस, टीसीएस, सीटीएस या आईबीएम? तो जो 2021 का ग्रीनले इकोसिस्टम पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड है ये जीता है टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। टीसीएस के चेयरमैन कौन है? टीसीएस के चेयरमैन है राजेश गोपीनाथन। राजेश गोपीनाथन टाटा ग्रुप की है, तो टाटा ग्रुप के कंफ्यूज मत करना। जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है वो हैं एन चंद्रशेखरन। ओके, टीसीएस के राजेश गोपीनाथन, टाटा ग्रुप के एन चंद्रशेखरन। ओके नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में घसियारी कल्याण योजना शुरू की? देहरादून, नई दिल्ली, लखनऊ या अहमदाबाद? ठीक है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने घसियारी, देखो घसियारी को समझो, घसियारी क्या है? उत्तराखंड में जो मवेशियों को पालती है महिलाएं, जो मवेशियों, गाय भैंस, इन सब मवेशियों को पालती है महिलाएं, ठीक है, वो जब जैसे बरसात वगैरह के मौसम में चारा वगैरह की दिक्कत होती है, काफी गर्मी में चारा की दिक्कत होगी, तो जो चारा वगैरह काटने जाती है उनको बोलते हैं घसियारी। ओके, घास वगैरह जो काटती है उनको बोलते हैं घसियारी। ठीक है, तो इस योजना के तहत क्या होगा? जो पशुपालक परिवार होगा, यानी पशुपालक परिवार की जो महिलाएं होंगी उन्हें एक किट दिया जाएगा। ठीक है, इस किट में क्या होगा? 2 कुदाल होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी, हर एक चीज समझाना मुश्किल है सर। कुदाल, फावड़ा जिसको बोलते हैं, कुदाल होगा, 2 दरंती होगा, पानी की बोतल होगी, टिफिन होगी, मतलब ऐसे कई सारी चीजें होंगी जिसकी कीमत होगी लगभग 1500 रुपए। ठीक है, ऐसे 7,771 किट बांटे जाएंगे उत्तराखंड के गांव में। 7,771 किट बांटे जाएंगे सर उत्तराखंड के गांव में। ओके, ठीक है, और ये हुआ कहाँ है शुरू? ये गृह मंत्री ने किस शहर में शुरू किया? तो ये किया उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? भारत, इंडोनेशिया, मालदीव या श्रीलंका?
ठीक है। तो ये लॉन्च करा है सर समुद्रयान मिशन, मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान, ये लॉन्च करा है भारत ने। ठीक है, देखो समुद्रयान मिशन को समझो, क्या है समुद्रयान मिशन। तो समुद्रयान मिशन में देखो सर क्या होता है, जैसे मान लो ये समुद्र है, तो इसके तलहटी में जिसका तल होता है इसमें कई सारे खनिज होते हैं। ठीक है, कई सारे खनिज होते हैं, इसी खनिजों को निकालने की सिस्टम है। इसी खनिजों को निकालने के लिए ये बना है समुद्रयान मिशन। बेसिकली क्या होगा, ये खनिज निकाले जाएंगे। ठीक है, इसके लिए एक गाड़ी आती है, जो व्हीकल आती है जो इसमें चलेगी और मानव जाएंगे और निकालेंगे। जिस व्हीकल का नाम होता है अंडर सी व्हीकल बोलते हैं जिसको, अंडर सी व्हीकल। क्योंकि समुद्र में क्या होता है, पानी का प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए इसके लिए दूसरी व्हीकल आती है अंडर सी व्हीकल। अभी तक तो हमने इसको बनाया भी नहीं है ये 2024 में बन के तैयार होगा, मिशन लॉन्च हो चुका है सर। गाड़ी अभी नहीं है, गाड़ी 2024 में बन के तैयार होगी, जिसका नाम होगा, जो बन के तैयार होगी, मत्स्य 6000। ठीक है, ये गाड़ी का नाम होगा, जिसमें क्या होगा, 3 लोग 12 घंटे तक पानी के भीतर रह सकते हैं और इस खनिजों का पता लगाएंगे। इसमें मैग्नीज है, कोबाल्ट है, कई सारी चीजें मिलती हैं सर समुद्र के तलहटी में। ठीक है, ये सारी मिलती है, इसका पता लगाएंगे और इसका खनन होगा। ओके, अंडर सी व्हीकल ये किसके तहत होगा, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंडर में आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन होगा। अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है, यह है जितेंद्र सिंह। ओके, अगर देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी में हम छठे नंबर पे होंगे। ओके, पहले नंबर कौन कौन से देश इसमें पहुंच चुके हैं देखा जाए तो अमेरिका है, रसिया है, जापान है, गिने चुने कंट्री है सर, फ्रांस है और चाइना है। फ्रांस और चाइना, ये 5 कंट्री है। छठे देश हम होंगे सर इस टेक्नोलॉजी में। जो समुद्र के भीतर से जो ये निकलते हैं ना खनिज, ये सारी चीजें, इसको बोलते हो सर ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। जैसे समुद्र से आप मछली भी मारते हो ना सर, मछली पकड़ते हो, कछुआ या सी फूड जो भी है, वो सब ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत आती है। ओके, तो ये सारी चीजें भी ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत आती हैं। बहुत सारे इसमें मिलते हैं सर खनिज वगैरह। ठीक है, देखो ये किसके अंतर्गत चल रहा है, तो एक है NIOT जो इसको देखेगी, पूरा आता है पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत। NIOT देखेगी इसको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी जो है चेन्नई में, वहीं पे ये लॉन्च भी करा गया है ये मिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई। ओके, तो भारत इसमें करेगा समुद्रयान मिशन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।